अब हम यहाँ से सीधा 5 महीने बाद का सीन देखते हैं। रीति और मिहिर पीसफुली अपने रूम के अंदर सोए हुए थे। रीति धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करती है तो वह देखती है कि मिहिर ने उसे हक किया हुआ था। रीति ये देखकर स्माइल करती है और फिर वह जल्दी से उठती है और अपने आप को मिहिर की ग्रिप से छुड़वाती है, लेकिन मिहिर उसे और टाइट करके अपने क्लोज कर लेता है और रीति के नेक पर उसे किसेस करने लगता है। रीति जब ये देखती है तो वो बोलती है, आप क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ ना मुझे टिकलिंग हो रही है। मिहिर बोलता है, अच्छा रुको तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। मिहिर फिर जल्दी से रीति को बिल्कुल क्लोज करता है और फिर वो रीति की लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे एक पैशनेट बहुत ही रफली किश करता है। रीति को तो ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ देर के बाद रीति मिहिर से दूर होती है और बोलती है, आप बीस्ट है। मिहिर कहता है, अच्छा जी मुझे लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये बेस्ट क्या क्या कर सकता है। अभी रुको तुम। रीति स्माइल करने लगती है। कुछ देर के बाद ही उनके जो रूम का डोर था वो नॉक होने लगता है। मिहिर कहता है, वो अब कौन आ गया? मिहिर गुस्सा करता है और वो उठ जाता है और वो डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है। रीति स्माइल करती है और फिर वो फ्रेश होने के लिए सीधा बाथरूम में चला जाती है। कुछ देर के बाद रीति बाहर आती है तो देखती है कि मिहिर रूम में नहीं था। रीति फिर जाती है, अच्छे से रेडी होती है, अपने बाल वगैरह को बनाती है और फिर वो बाहर आती है। रीति जब नीचे आती है तो देखती है कि मिहिर, दादाजी और श्रेया वहीं पर बैठे हुए थे। रीति जल्दी से आती है और श्रेया को हक करती है और कहती है, दी आप कैसी हो? श्रेया कहती है, मैं ठीक हूँ। रीति फिर श्रेया की टमी की ओर देखती है और बोलती है, और ये लिटल कैसा है? श्रेया स्माइल करती है और बोलती है, ये लिटल भी बहुत अच्छा है। रीति फिर जल्दी से नीचे बैठ जाती है वहीं फ्लोर पर। मिहिर बोलता है, रीति क्या कर रही हो? रीति कहती है, नहीं कुछ भी नहीं। रीति फिर जल्दी से अपने एक हाथ को श्रेया के टमी पर रखती है और कहती है, लिटल एक काम करो, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारा खेलना है, हम मिलके ना सब चीजें मिलकर करेंगे, फिर हम सबको परेशान भी करेंगे। तुम मेरा साथ दो कि ना हम मिहिर का को बहुत सताएंगे क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। श्रेया जब ये सुनती हैं तो वो स्माइल करने लगती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसका ब्रदर कैसा है। वो सुनकर सभी लोग स्माइल करने लगते हैं। मिहिर को बहुत ही एम्बेरेसमेंट फील होती है। थोड़ी देर बाद श्रेया डॉक्टर को देखती है और कहती है, डॉक्टर क्या सब ठीक है? डॉक्टर श्रेया की ओर देखता है और बोलता है, जी फिलहाल तो उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वह जल्दी ही ठीक हो जाए। श्रेया अपने सिर को हाँ में हिला देता है। मिहिर श्रेया ओर देखता है जिनके चेहरे पर उसे साफ साफ दर्द नजर आ रहा था। उसे भी हट हो रहा था। श्रेया 3 महीने बहुत ही मुश्किल से बिताए हैं और ऊपर से वह प्रेग्नेंट भी है। उनकी कंडीशन को लेकर मिहिर एक वक्त पर बहुत ही डर गया था, एक बार के लिए तो, लेकिन फिर भी श्रेया ने अपने आप को संभाला क्योंकि वह अपनी बेबी को हट नहीं कर सकती थी। मिहिर ने बहुत बार कहा कि वो शादी कर ले, एक अच्छा लड़का वो उनके लिए ढूंढ कर लेकर आएगा, लेकिन श्रेया ने मना कर दिया कि नहीं, वो किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने दे सकते क्योंकि अब वह किसी का वेट कर रही है जिसने उसकी और उसकी बेबी की जान बचाई है। ये सुनकर मिहिर भी फिर कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वह जानता था अब श्रेया रणधीर को पसंद करने लगी है, वो उनका वेट कर रही है। इसीलिए मिहिर ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानता था कि अगर उस वक्त रणधीर नहीं आता तो शायद मिहिर श्रेया को खो देता और उसकी बेबी को भी। मिहिर सच में बहुत डर गया था जब उसने गन फायरिंग की आवाज को सुना था। मिहिर फिर कुछ भी नहीं बोलता। श्रेया वहां से उठती है और फिर वह अपने रूम के अंदर चली जाती है। श्रेया जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करती है वह सामने बेड की ओर देखती है जहां पर रणधीर सोया हुआ था, यानी कि रणधीर वहां पर लेटा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारी मशीन्स लगी हुई थी। श्रेया जल्दी से रणधीर के पास जाती है और उसके ओर देखते हुए कहती है, आखिरकार तुम कब तक ऐसे ही रहने वाले हो? क्या तुम सच में नहीं उठना चाहते हो? मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अब जब मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तो तुम उठ भी नहीं रहे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, कितने महीने हो चुके हैं, प्लीज अब तो उठ जाओ ना। और मैं क्या जवाब दूंगी इस बेबी को जब ये इस दुनिया में आएगा कि इसका फादर कहाँ है? क्या बोलूंगी कि वो इतने महीनों से सो रहा है? नहीं प्लीज, मुझ में अभी हिम्मत नहीं है, प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। मैं क्या बोलूंगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज। ये बोलकर वह वहीं बैठ जाती है और रणधीर के हाथों को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ रणधीर की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। भले ही वह अनकॉन्शियस था, यानी कि वह भले ही कोमा में था, लेकिन फिर भी वह सब चीजें सुन सकता था। उसे एहसास हो रहा था कि इस वक्त श्रेया कितनी डरी हुई है।
कितनी दुखी है वो समझ सकता था इस वक्त श्रेया की हालत को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रणधीर चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वही हाल में रीति उठती है और बोलती है, आज मुझे अपने कॉलेज जाना है। मिहिर कहता है, ओके मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। रीति कहती है, ओके। मिहिर फिर जल्दी से जाता है और फिर वो अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रीति अपने दादाजी के साथ बैठी हुई थी और उनसे बातें कर रही थी। तभी मेड आती है और बोलती है, मैम खाना बन चुका है। रीति कहती है, ओके मैं अभी आता हूँ, सब चीजें चेक करके। ये बोलकर रीति जल्दी से सोफे से उठती, लेकिन तभी अचानक से रीति का सामने सब कुछ ब्लरी होने लगता है। रीति ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उसे सब चीजें धुंधली दिखाई दे रही थी और ऐसे ही अचानक से रीति बेहोश हो जाती है। अब आगे रणधीर पिछले 5 महीनों से कोमा के अंदर था, क्योंकि उसने श्रेया और बेबी की जान बचाने के लिए खुद की जान को दांव पर लगा दिया था। श्रेया को जब होश आया था तब उसे पता चला कि क्या हुआ है। ये सुनने के बाद श्रेया को यकीन नहीं हुआ कि उसने ये सब कर दिया। श्रेया को तब एहसास हुआ कि सच में रणधीर को अपने किए पर पछतावा है और वह सच में श्रेया से माफी मांगना चाहता है। उसके बाद श्रेया ने जब रणधीर के बारे में पूछा कि वह कैसा है, तब उसे पता चला कि अभी उसे होश नहीं आया है। ऐसे ही करके के 5 दिन बीत गए थे, लेकिन रणधीर को होश नहीं आया और तब जाकर डॉक्टर ने बता दिया कि यह अब कोमा में जा चुका है। नहीं पता कि इन्हें होश कब आएगा। हो सकता है इन्हें होश 1 घंटे में आ जाए, 1 मिनट में आ जाए, और हो सकता है पूरी जिंदगी भर ही न आए। ये सुनने के बाद श्रेया को बहुत ही हट होता है। तब से वो ऐसे ही रणधीर के पास बैठी रहती और बहुत बार और उससे बातें करती रहती थी। वही रीति भी कॉलेज जाना स्टार्ट कर दी थी। आज भी उसको कॉलेज जाना था। दित्वी उठती है और वह जाने लगती है नाश्ता देखने के लिए, लेकिन तभी अचानक से रीति के सामने सब कुछ ब्लरी हो जाता है। रीति को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने सब धुंधला है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रीति का सर घूमने लगता है, रीति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से रीति की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और रीति बेहोश होकर नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। दादाजी जो वहीं बैठकर न्यूज़पेपर को रीड कर रहे थे, जब वह किसी के गिरने की आवाज को सुनते हैं तो वह जल्दी से पलटकर देखते हैं तो वह शॉक हो जाता है। दादाजी जल्दी से उठते हैं और वो रीति को चेक करते हैं और बोलते हैं, रीति 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 क्या हुआ तुम्हें, कब बेटा उठो। लेकिन रीति तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी मिहिर भी ऊपर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। दादाजी को जब वो ऐसे चलाते हुए सुनता है तो मिहिर भी डर जाता है और वह भागते हुए नीचे आता है और कहता है, दादाजी क्या हुआ है। दादाजी जल्दी से मिहिर की ओर देखते बोलते हैं, मिहिर बेटा रीति को देखो। रीति नीचे फ्लोर पर गिरा हुई थी। मिहिर जैसे ही ये देखता है तो उसे तो एकदम सदमा ही लग जाता है। मिहिर भाग कर आता है, रीति को अपनी गोद में कैरी करता है और अपने रूम की ओर लेकर भाग जाता है। मिहिर जल्दी से रीति को बेड पर लेटता है और फिर वह जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और मोहित भी अभी मिहिर के साथ ही रह रहे थे, क्योंकि जो प्रिया थी वो 6 प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसका ख्याल वहां पर मोहित के लिए रखना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें भी करनी पड़ती थी। और इधर मोहित को मिहिर का भी सारा काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचता था। इसीलिए मिहिर ने बोल दिया था कि उन्हें अब यहीं पर आकर रहना चाहिए। प्रिया और मोहित दोनों ने ही पहले तो मना कर दिया था, लेकिन मिहिर के आगे उनकी एक भी नहीं चली। और फिर दूसरा दादाजी ने भी उनसे बोल दिया कि यह घर कोई अलग नहीं है, यह उनका ही है। ये सुनकर वो दोनों ही इमोशनल हो गए थे। इसके बाद वह मना नहीं कर पाएंगे थे और यहाँ पर आ गए थे। मिहिर रीति के पास बैठी हुई थी, उसने उसका हाथ पकड़ के रखा था। वहीं दूसरी तरफ दादाजी भी वहीं पर थे और वह भी टेंशन में इधर से उधर घूम रहे थे। तभी 20 मिनट के बाद ही वहां पर डॉक्टर आ जाता है एक गार्ड्स के साथ। मिहिर बोलता है, डॉक्टर प्लीज चेक करिए ना, देखिए ना मेरी रीति को क्या हुआ है। वह डॉक्टर और कोई नहीं एवा थी। एवा जल्दी से आती है और बोलती है, मिस्टर राजपूत आप चिंता मत करिए, आप सब प्लीज बाहर जाए, मुझे रीति को देखना है। मिहिर बोलता है, ओके। फिर वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। मिहिर बहुत टेंशन में आ गया था। दादाजी बोलते हैं, मिहिर बेटा चिंता मत करो, सब ठीक होगा, हमारी रीति को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यही कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा उसने। तुम्हें पता है ना वो कितनी जिद्दी हो गई है, वो बात नहीं मानती है। अब देखना मैं भी उसे बहुत डांटूं जब वो ऐसे उल्टी सीधी चीजें खाएगी तो। हाँ ऐसे कैसे कर सकती है, पता है हमें कितनी फिक्र हो रही है उसकी।
मिहिर जब अपने दादाजी को भी ऐसे रीति के लिए इमोशनल होता हुआ देखता है तो उसे भी हर्ट होता है। वो बोलता है, हाँ दादाजी, अब चिंता मत करिए, वो ठीक हो जाएगी। आप भी प्लीज इमोशनल मत होइए और रोइए भी मत। वो जल्दी से अपने दादाजी की आंखों में जो आंसू आ रहे थे उन्हें वाइप करता है और बोलता है, दादाजी आप कब से इतना ज्यादा कमजोर हो गए। दादाजी यह सुनते हैं तो वह बोलते हैं, हाँ क्या करूं, मेरे बच्चों में से किसी पर भी ऐसी कोई मुसीबत आती है तो मुझसे सहन नहीं होता, आखिरकार एक पिता ऐसा ही होता है। मिहिर जल्दी से अपने दादाजी को हक करता है और बोलता है, दादाजी वो ठीक हो जाएगी है ना। दादाजी कहते हैं, हाँ। लगभग 15 मिनट के बाद डॉक्टर रीति को चेक करती है अच्छे से और फिर वो बाहर आती है। जैसे ही वह बाहर आती है तब वो मिहिर की ओर देखती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। मिहिर जब उसे देखता है तब वह जल्दी से डॉक्टर एवा के पास जाता है, बोलता है, रितो को क्या हुआ है। एवा मिहिर की ओर देखती है और बोलती है, मिस्टर राजपूत क्या बताऊं मैं आपको उसे क्या हुआ है, उसे सच में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। मिहिर जब ये सुनता है तब वो घबरा जाता है और बोलता है, क्या हो गया उसे बताओ। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगा लेकिन उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी रीति को कुछ भी नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मैं मेरी रीति को मैं किसी और को दिखाऊंगा। मेरी रीति को कुछ भी नहीं हो सकता। ये बोलकर वह भागकर अंदर चला जाता है। मिहिर को ऐसे भागता हुआ देखकर एवा हंसने लगती है। दादाजी जब एवा को ऐसे देखते हैं तब वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, बेटा क्या हुआ है रीति को और तुम ऐसे हंस रही हो। एवा स्माइल करती है और बोलती है, हाँ और नहीं तो क्या अंकल, मैं स्माइल ना करूं तो और क्या करूं, सच में मिस्टर राजपूत रीति से बहुत प्यार करते हैं। मैं तो उन्हें ये बताने वाली थी कि आप वायस से दादाजी बनने वाले हैं। जैसे ही एवा ये बोलती है दादाजी बोलते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम रीति का चेकअप कहीं और करवा लेंगे। लेकिन तभी वो रुक जाते हैं और एवा की ओर देखते हैं और बोलते हैं, एवा बेटा क्या कहा तुमने। एवा बोलती है, अंकल मेरा मतलब है कि आप परदादा बनने वाले हो। जैसे ही दादाजी यह सुनते हैं उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मतलब वो क्या फील कर रहे थे वो तो बता भी नहीं सकते थे। दादाजी जल्दी से अपने चेस्ट पर हाथ रख लेता है और कंटिन्यूअसली उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एवा जब ये देखती है तो वो बोलती है, अंकल क्या हुआ आपको। दादाजी एवा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, एवा तुम्हें नहीं पता बेटा, तुमने मुझे आज कौन सी खुशी दी है ये सुनने के लिए तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे घर अब दो बच्चे आएंगे, ओ माय गॉड, मैं कहीं खुशी से ही ना मर जाऊं। एवा कहती है, अंकल ये आप क्या बोल रहे हैं, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, ये तो कितनी खुशी का माहौल है और आप ये बोल रहे हैं। दादाजी बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये बात जल्दी से श्रेया को बतानी होगी। वो ये बोलकर स्माइल करने लगते हैं। श्रेया जो कि अपने रूम में थी और रणधीर के पास ही बैठी हुई थी। राघवेंद्र जी जल्दी से श्रेया के रूम में जाते हैं और डोर को नॉक करते हैं। श्रेया जो वही बेड पर लेटी हुई थी रणधीर के पास, वो अपनी आइज को ओपन करती है और वह देखती है कि डोर नॉक हो रहा है। फिर वो जल्दी से उठती है और डोर को ओपन करती है तो वहां वह अपने दादाजी को देखती है और कहती है, दादाजी क्या हुआ। राघवेंद्र जी कहते हैं, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। श्रेया जब ये सुनती है तो वो बोलती है, हाँ दादाजी बताए ना क्या हुआ है। राघवेंद्र जी कहते हैं, रीति प्रेग्नेंट है, मैं दादा बनने वाला हूँ और तुम बुआ बनने वाली हो। जैसे ही श्रेया ये सुनती है वे भी खुशी से भर जाती हैं। वहाँ मौजूद हर इंसान इतना खुश था कि उस खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ हम मिहिर को देखते हैं। जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है वह तेजी से रीति के पास पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे लेटे लेटे ही कसकर गले लगा लेता है। फिर उसके पास लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मिहिर कांपती आवाज में कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। रीति अभी भी बेहोश थी लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। जब वो पूरी तरह होश में आती है तो अपने पास मिहिर को देखती है जिसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। यह महसूस करते ही रीति हल्की सी आवाज में कहती है, हस्बैंड आप क्या कर रहे हैं, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही। ये सुनते ही मिहिर घबरा जाता है और तुरंत उसे खुद से थोड़ा दूर करता है और कहता है, सॉरी तुम ठीक तो हो ना। रीति कुछ पल तक बस मिहिर को देखती रहती है, फिर धीरे से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि मुझे क्या हो गया था। मैं तो खाना देखने गई थी और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसके बाद कुछ भी याद नहीं।
मिहिर उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ तुम बेहोश हो गई थी। इतना कहते ही वह फिर से रीति को गले लगा लेता है। इस बार उसकी पकड़ और भी ज्यादा टाइट थी। रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है और मिहिर इतना इमोशनल क्यों हो गया है। मिहिर खुद से ही बोलता है, नहीं मैं अपनी रीति को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। मिहिर दरवाजे की ओर देखता है जहां डॉक्टर इवा खड़ी होती है। उसे देखकर मिहिर कहता है, डॉक्टर इवा आप यहाँ। इवा मुस्कुराते हुए बोलती है, मिस्टर राजपूत मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं, इसलिए ज्यादा सोचिए मत, आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं हुआ है। ओके। मिहिर जवाब तो दे देता है, लेकिन अगले ही पल वह रुक जाता है और कहता है, रुको इसने अभी क्या कहा। वही रितो तो जैसे पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। उसकी आंखें बिना ब्लिंक किए खुली रह जाती हैं। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर डॉक्टर इवा की ओर। इवा स्माइल करते हुए कहती है, वैसे मिस्टर राजपूत पार्टी कब दे रहे हो? अब तो आप डैड बनने वाले हो। मिहिर हकलाते हुए बोलता है, डॉक्टर आप क्या कह रही हैं? क्या क्या ये सच है? इवा गंभीर होकर जवाब देती है, मैं डॉक्टर हूँ मिस्टर राजपूत। झूठ क्यों बोलूंगी, आप सच में पेरेंट्स बनने वाले हो। और हाँ, पार्टी मुझे चाहिए, वो भी धन की। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। मिहिर तुरंत रीति को गले लगा लेता है और कहता है, रीति हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। रीति अब भी सदमे में थी। कुछ देर बाद वह होश में आती है और धीरे से अपने पेट पर हाथ रखती है और भर्राए आवाज में कहती है, मेरा बेबी। रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उसे लग रहा था कि वह सच में पूरी हो गई है। तभी मिहिर रीति की गोद में सिर रखता है, उसकी कमर को दोनों हाथों से थाम लेता है, अपना चेहरा रीति के पेट पर रखकर वहां एक सॉफ्ट सा किस करता है और कहता है, बेबी आई लव यू। तुम बहुत जल्द हमारी लाइफ में आने वाली हो, मैं बहुत खुश हूँ। वी आई लव यू सो मच। ये कहते हुए वह रीति को किस करने लगता है। रीति भी मुस्कुरा देती है। दोनों देर तक एक दूसरे के साथ उस पल को जीते हैं, पैशनेट और रोमांटिक किस के साथ। कुछ देर बाद रीति अलग होती है। फिर मिहिर कहता है, रीति हमें सबको बताना चाहिए। रीति मुस्कुराकर कहती है, हाँ बिल्कुल। दोनों बाहर आते हैं। श्रेया जैसे ही अपने भाई को देखती है वह उसके गले लग जाती है और फिर वह रीति को हक करती है, हालांकि वह ज्यादा जोर से नहीं कर पाती क्योंकि वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। श्रेया कहती है, मैं बहुत खुश हूँ भाई आपके लिए। अब हमारी खुद की फैमिली होगी भाई। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। कांग्रेचुलेशंस भाई, अब तुम पापा बनने वाले हो। मिहिर यह सुनकर मुस्कुरा देता है। हाँ बिल्कुल। तभी प्रिया और मोहित भी वहां आ जाते हैं। मोहित प्रिया को सहारा देकर लाता है क्योंकि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्हें देखकर मिहिर कहता है, मुझे तुम दोनों को भी एक गुड न्यूज़ देनी है। ये सुनते ही रीति शर्म से लाल हो जाती है। अब आगे प्रिया मोहित की तरफ देखती है और कहती है, मोहित बहुत जल्द तुम भी अंकल बनने वाले हो। जब मोहित ये सुनता है तब वो मिहिर की ओर देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने मिहिर? मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैंने वही कहा जो तुमने सुना, तुम भी अब जल्दी से अंकल बनने वाले हो क्योंकि रीति प्रेग्नेंट है। मोहित जब ये सुनता है तो वो भागकर मिहिर को गले लगाता है और बोलता है, मिहिर मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मिहिर बोलता है, थैंक यू, और वह सब ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर वो हॉल के अंदर आते हैं। हॉल के अंदर आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत देर तक बातें करते हैं। उनका पूरा टाइम इसी में बीत जाता है। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। मिहिर और रीति घर पर नहीं थे, वो दोनों बाहर गए हुए थे क्योंकि हमारी रीति फास्ट फूड खाने की जिद करके बैठ गई थी तो मिहिर उसे लेकर बाहर गया था। वही घर के अंदर दादाजी सोफे पर बैठे हुए थे, सामने प्रिया और मोहित थे। मोहित प्रिया का ख्याल रख रहा था। प्रिया को बहुत अच्छा फील होता है कि सच में मिहिर की फैमिली ने उसे एक में फैमिली मेंबर माना है, वरना कौन करता है इतना सब कुछ। प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। दादाजी भी प्रिया का बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ख्याल रख रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए थी, इसलिए वह सब चीजें कर रहे थे। और अब तो उसे 3 प्रेग्नेंट लेडी को संभालना था, तो वह अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। इसे ही करके धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और 1 महीना हो जाता है। अब जो रीति थी वह 2 मंथ प्रेग्नेंट थी और अब श्रेया की डिलीवरी का वक्त आने वाला था क्योंकि उसे पूरे 9th मंथ हो चुके थे। उनका बेबी आने ही वाला था कुछ ही टाइम में। श्रेया को डॉक्टर ने बोला था कि वह बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले और कोई भी काम ना करे, बस उन्हें रेस्ट करना है। अब किसी भी वक्त उन्हें लेबर पेन हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें किसी चीज़ के लिए भी मना कर दिया था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।
मिहिर श्रेया को कुछ भी नहीं करने देता था, वह उनकी सब चीजें का ध्यान रखता था और वहीं दूसरी तरफ वह रीति का ख्याल भी रखता था। रीति भी श्रेया का ख्याल रखती थी क्योंकि उसे पता था कि अब किसी भी वक्त बेबी हो सकता है। सुबह के टाइम सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, वहीं श्रेया अपने रूम में थी और वह शावर लेकर अभी बाहर आ रही थी। तभी अचानक वह अपने पेट में दर्द फील करती है। तब उसे ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो इग्नोर करती है क्योंकि उसे लगता है कि जैसे नॉर्मली है, क्योंकि अक्सर उसे ऐसे ही पेन हो जाया करता था। और मिहिर स्ट्रेस में आकर डॉक्टर को बुला लिया करता था या फिर उसे हॉस्पिटल ही ले जाया करता था। मिहिर जानता था कि अब उसके घर में 3 प्रेग्नेंट लेडी है, तो मिहिर ने अपने घर को ही एक मिनी हॉस्पिटल बना दिया था। मिहिर ने हॉस्पिटल की सब चीजें घर में ही अरेंजमेंट करवा दिया था। वहां पर हर वक्त एक डॉक्टर्स की स्पेशल टीम भी थी, हर वक्त बस रीति, श्रेया और प्रिया का ख्याल रखने के लिए मिहिर ने वहां पर उन्हें रखा था। श्रेया जब बाहर आती है तब उसे यह पेन नॉर्मल लगता है, फिर वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने हेयर्स को ड्राई करने लगती है। ऐसे ही करते हुए फिर से उसे अपने पेट में पेन होता है, लेकिन फिर से वो इग्नोर कर देती है। फिर वो उठती है और अपने हेयर्स को कॉम्ब करने के लिए वो ड्रेसिंग टेबल की ओर ही जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे किसी ग्लास के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वह पलट कर देखती है तब वो अपने सामने जो देखती है उसका नज़ारा देखकर तो पूरे शॉक हो जाती है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता और वह भागते हुए आती है। तभी अचानक से उनका पैर स्लिप हो जाता है, इससे पहले कि उनका टमी सीधा बेड के कॉर्नर से टकराए। रणधीर उनकी टमी पर अपने हाथ को रख देता है और रणधीर के हाथ में जो बैग का कॉर्नर था वह लग जाता है, क्योंकि वह शार्प था और उसे अपने हाथ में बहुत ही दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो अलग नहीं करता अपने हाथ को। श्रेया जब रणधीर को देखती है तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से जोर से चिल्लाती है। मिहिर बाहर था, उसे पता भी नहीं था। रणधीर ये देखता है तब वो घबरा जाता है और बोलता है श्रेया। फिर वो बहुत ही मुश्किल से अपनी बॉडी को मूव करता है, क्योंकि इतने दिनों बाद जब इंसान ऐसे उठता है तो सच में उसे उसकी बॉडी में बहुत पेन होता है। कुछ देर पहले ही रणधीर को होश था। जब वह अपनी आईज को ओपन करता है तब वह देखता है कि वो एक अनजाने रूम में है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तब उसे दरवाजा ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी थी और जब इधर उधर देखता है तो उसे अपने सामने श्रेया दिखाई देती है, जो कि वॉशरूम से बाहर आ रही थी और वह उस बेबी पंप के साथ कितनी प्यारी लग रही थी रणधीर तो बता भी नहीं सकता था। उसकी आंखें ही नहीं हट रही थी, बस उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू निकल रहे थे। और इधर श्रेया ने रणधीर पर ध्यान नहीं दिया था कि उसने अपनी आईज को ओपन कर लिया है, वह तो बस अपनी चीज़ों में ही मगन थी और वहीं दूसरी तरफ रणधीर बस श्रेया को ही देख रहा था। लेकिन अब जब उसने देखा कि श्रेया गिरने वाली है तब वह पता नहीं कैसे उठ गया, उसे पता भी नहीं चला। जब वो अपनी बॉडी को मूव करता है और अपने पैरों को जमीन पर रखता है तब उसे दर्द होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई हो, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है क्योंकि श्रेया चिल्ला रही थी दर्द में, क्योंकि उसे लेबर पेन हो रहा था। तभी अचानक से रणधीर की नज़रें नीचे जाती हैं तो वो समझ जाता है और वह जल्दी से अपने आप को संभालता है, अपने आप को अच्छा से खड़ा करता है। फिर वह जल्दी से श्रेया को अपनी बाहों में उठा लेता है। हालांकि उससे नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे करना था। वह श्रेया को अपनी गोद में उठाता है और जल्दी से डोर के पास आता है और वह डोर को ओपन करके किसी भी तरह से श्रेया को बाहर लेकर आता है और चिल्लाता है, मिहिर प्लीज बाहर आओ, कोई है प्लीज मेरी हेल्प करो। मिहिर जो वही हॉल में था और उसके साथ रीति भी बैठी हुई थी और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। जब वो सब ऐसे चिल्लाने की वॉइस सुनते हैं तब वो बिल्कुल अपनी जगह रुक जाते हैं। फिर वो जल्दी से देखता है तो वहीं ऊपर सीढ़ियों के ऊपर रणधीर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में श्रेया थी और वो दर्द से चिल्ला रही थी। मिहिर को कुछ भी समझ नहीं आता, वो बस सीधा खड़ा होता है और वहां से भागने लगता है। वो भागते हुए ऊपर आता है जल्दी से वह श्रेया को अपनी गोद में लेता है और बोलता है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर जो बाहर बैठे हुए थे वो सब जल्दी से आ जाते हैं, वो श्रेया को लेकर जाते हैं। मिहिर ने जो वहीं पर मिनी हॉस्पिटल बनवाया था अपने घर में, वहां पर मिहिर वही खड़ा हो जाता है। डॉक्टर उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं। मिहिर देख सकता था कि श्रेया कितनी ज्यादा तकलीफ में है, वह डर गया था ऐसे श्रेया को देखकर। मिहिर फिर रणधीर को देखता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं कहता। तभी रीति जल्दी से वहां आती है। मिहिर उसको देखते ही उसे गले लगा लेता है। घबराई हुई आवाज में पूछता है, ठीक तो हो जाएंगी ना? रीति मिहिर को गले लगाए रखती है और उसे तसल्ली देते हुए कहती है, आप स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, आप यहाँ बैठो। तभी दादाजी भी वहां पर आ जाते हैं। मिहिर को इतना परेशान होते हुए देखकर कहते हैं, मिहिर उसे कुछ नहीं होगा,
तुम उसके लिए इतना मत डरा करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगी। फिर सभी लोग वही बाहर बैठे रहते हैं। वही दूसरी तरफ रणधीर एक कोने में खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने दिनों बाद जब वह होश में आया था, लेकिन जो उसने अपने सामने जो देखा था उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने मन में सवाल करने लगता है, क्यों उसकी जिंदगी में बार बार ऐसा होता है? क्यों श्रेया की लाइफ से ये सब चीज़ें एक बार के लिए खत्म नहीं हो जाती? वो ही हर बार प्रॉब्लम में क्यों पड़ जाती है? क्यों उसे बार बार ये सब फेस करना पड़ता है? रणधीर को बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे श्रेया की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से ही हो रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी, क्योंकि श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब रणधीर की वजह से ही तो हुआ था। अब आगे मिहिर फिर रणधीर की तरफ देखता है जो वही खड़ा हुआ था। कुछ देर के बाद वहां पर तो डॉक्टर और आते हैं, क्योंकि मिहिर ने उन्हें बुलाया था, क्योंकि मिहिर ने रणधीर की फेस को देखा था, वो कितना पेल था, मतलब उसकी बॉडी उससे संभली नहीं जा रही थी। मिहिर डॉक्टर को बुला देता है, डॉक्टर वहां पर आते हैं और वो बोलते हैं कि सर अब हमारे साथ चलिए, हमें चेकअप करना होगा। रणधीर मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। रीति भी देख रही थी रणधीर को और वह भी समझ सकती थी कि रणधीर डरा हुआ है, क्योंकि बाद में सब चीजें रीति को पता चल गई थी, इसीलिए उसे पता था कि रणधीर क्यों इतना घबराया हुआ है। मिहिर रीति की ओर देखता है और अपनी आंखों से उसे इशारा करता है। रीति समझ जाती है, वह जल्दी से रणधीर के पास जाती है और बोलती है भाई। रणधीर रीति की ओर देखता है। इस वक्त रणधीर की आंखों में आंसू थे। रीति साफ साफ देख सकती थी उसकी आंखों में कितना दर्द है। रीति समझ रही थी कि इस वक्त उसका भाई क्या फील कर रहा है, लेकिन फिर वह उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है भाई सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, दी को कुछ नहीं होगा। रणधीर जल्दी से रीति को हक कर लेता है और बोलता है रीति वो श्रेया, मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। रीति कहती है भाई शांत हो जाए, उन्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज आप शांत हो जाए। रणधीर कुछ देर तक ऐसे ही रहता है, उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। रीति फिर रणधीर को नीचे बिठा आती है और बोलती है भाई प्लीज आप अपना भी चेकअप करवाए। अगर श्रेया दी को पता चला कि आप इस हालत में ऐसे हैं तो फिर क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना, प्लीज आप प्लीज उनके लिए अपना चेकअप करवाए। आप अपनी हालत को देखिए, अगर आप भी सही नहीं होंगे तो मुझे बताया आप श्रेया दी का ख्याल कैसे रखेंगे? इतने दिनों तक उन्होंने आपका ख्याल रखा है, अब आपकी बारी है कि अब आप उनका ख्याल रखो। और देखो ना, आज ही बेबी आने वाला है और आज ही आप भी वापस आए हैं। दी को जब ये पता चलेगा तो आपको पता है वो कितना खुश होंगी। रणधीर कुछ सोचता है और फिर वो अपना सिर हम में हिलाता है और बोलता है हाँ मैं करवाऊंगा चेकअप, मुझे उसका ख्याल रखना है, मुझे हर वो चीज़ करनी है जो मैं नहीं कर पाया। रीति कहती है हाँ तो प्लीज उठिए। रणधीर धीरे से उठता है। रीति उन्हें पकड़ती है और फिर उन डॉक्टर्स की ओर देखती है और कहती है डॉक्टर प्लीज आप इन्हें लेकर जाए। रणधीर फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। वो डॉक्टर वहीं जो पास में एक रूम था, वहां पर भी डॉक्टर्स ने वो सभी चीजें रखी हुई थी जितने भी डॉक्टर्स को जरूरत होती है, वो रणधीर वहां लेकर चले जाते हैं। रणधीर को भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी थी उन सभी को, क्योंकि इतने महीनों बाद रणधीर होश में आया था, इसीलिए डॉक्टर उसका भी चेकअप कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिहिर बहुत घबरा रहा था और बाहर खड़ा हुआ था। वहां दादाजी भी थे, वो भी डरे हुए थे और वो बार बार बस श्रेया की चिल्लाने की आवाज़ों को सुन रहे थे। सभी को पता नहीं क्या हो रहा था, सबके मन में घबराहट थी, डर था, सभी लोग बहुत ही घबराए हुए थे। हर कोई किसी ना किसी को शांत करवा रहा था, भले ही वह अंदर से खुद कितना ही डरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन वह सभी लोग एक दूसरे को कम डाउन करवा रहे थे। ऐसे ही लगभग आधे घंटे तक चलता रहता है, लेकिन अचानक से फिर सब चीजें शांत हो जाती हैं। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब श्रेया के चिल्लाने की वॉइस नहीं आ रही थी। 5 मिनट के बाद एक बेबी के रोने की वॉइस आती है, जिसे सुनने के बाद हर किसी के फेस पर जो एक्सप्रेशन थे ना, वो एक्सप्रेशन बहुत बहुत डिफरेंट थे, जैसे कि मानो उन्हें क्या मिल गया हो। सभी लोग बहुत खुश थे बेबी के रोने की आवाज को सुनकर। वहां पर 5 मिनट में एक डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर के हाथ में एक बेबी था। बेबी को देखकर ही सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मिहिर भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है और वह कुछ बोलता उससे पहले ही डॉक्टर स्माइल करते हुए कहती है कांग्रेचुलेशन मिस्टर राजपूत, आपकी सिस्टर को एक बेबी गर्ल हुई है। मिहिर जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तभी एक डॉक्टर बच्चे को लेकर बाहर आती है। रीति भागकर उस डॉक्टर के पास जाती है और बेबी को देखने लगती है, जो छोटी छोटी आंखों से उसे ही देख रही थी।
मिहिर बहुत खुश था उसकी सिस्टर की बेबी। ओ माय गॉड। मिहिर फिर जल्दी से डॉक्टर को बोलता है, श्रेया कैसी है? डॉक्टर कहती है, मिस्टर राजपूत घबराए मत, वो भी बिल्कुल ठीक है, बस इस वक्त वो बेहोश है क्योंकि बेबी को बर्थ देने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गई है। बस उन्हें कुछ देर के बाद होश आ जाएगा, तब तक हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, डॉक्टर क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? डॉक्टर स्माइल करती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल आप उन्हें देख सकते हैं। मिहिर जल्दी से उस रूम के बाहर जाता है और देखता है कांच की विंडो से अंदर श्रेया पूरा स्वेट से भीगी हुई थी, उसका फेस बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मिहिर श्रेया देखकर स्माइल करता है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं, वो डॉक्टर जल्दी से उस बेबी को दादाजी के पास लेकर आता है। दादाजी भी बेबी को देखते हैं और उसकी आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं और डॉक्टर बोलती है, सर आप इन्हें ले सकते हैं, लेकिन क्या हम इन्हें पहले क्लीन करके लेकर आए? दादाजी अपने सिर को हाँ में हिला देता है। तभी वहां पर रणधीर भी आ जाता है और वह अपने बेबी को देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी रीति रणधीर के पास जाती है और उससे गले लग जाती है और कहती है, भाई मैं बुआ बन गई। और मामी भी। तभी दादाजी भी आगे आता है और रीति के सर पर हाथ रहते हैं और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। रीति मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं भी बहुत खुश हूँ दादाजी। दूसरी तरफ मिहिर अभी भी उसी दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी नज़रें कमरे के अंदर टिकी थी, जहां उसकी श्रेया अभी भी बेहोश पड़ी थी और डॉक्टर उन्हें क्लीन कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर साइड हो जाते हैं और कमरे का दरवाज़ा खुलता है। श्रेया को स्ट्रेचर पर बाहर लाया जाता है और फिर उन्हें दूसरे कमरे यानी उनके खुद के कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। मिहिर कमरे के अंदर आता है। श्रेया बेड पर लेटी हुई थी, आंखें बंद थीं और चेहरा थकान से भरा हुआ लग रहा था। मिहिर उनके पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक नर्स कमरे में आती है। उसकी गोद में श्रेया की बेबी गर्ल थी। नर्स बच्चे को मिहिर की तरफ बढ़ा देती है। मिहिर उसे देखता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। वह बेबी को सावधानी से श्रेया के साइड में रख देता है। कुछ ही पलों बाद बेबी रोने लगती है। मिहिर उसे रोता देखकर नर्वस हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने पहले कभी किसी छोटे बच्चे को इस तरह संभाला नहीं था। बेबी लगातार रो रही थी और मिहिर पूरी तरह घबरा चुका था। तभी वहां रणधीर आता है। वह पहले से बेहतर लग रहा था और धीरे धीरे चलकर कमरे में आया। मिहिर उसे देखकर बोलता है, तुम? रणधीर कहता है, हाँ वो मैं। दोनों की नज़रें फिर से बेबी पर जाती हैं, जो अब भी रो रही थी। रणधीर भी घबरा जाता है और कहता है, ये बेबी रो क्यों रही है? मिहिर परेशान होकर कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता क्या करना है। रणधीर बोलता है, क्या? मिहिर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम भी तो कुछ सोचो, तुम भी तो फादर हो। रणधीर झेपते हुए कहता है, हाँ लेकिन मैंने भी कभी बेबी नहीं संभाली, मुझे भी नहीं पता। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। मिहिर झल्लाकर बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रणधीर कहता है, अच्छा तो तुम एक काम करो ना, इसे गोद में उठा लो, क्या पता ये चुप हो जाए। तुम मामा को इसके तुम चुप करा सकते हो। मिहिर डरते हुए बेबी को देखता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझसे नहीं होगा, ये इतनी छोटी है, अगर टूट गई तो। बेबी लगातार रो रही थी और श्रेया अभी भी बेहोश थे। मिहिर घबराकर कमरे में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पास रखे कई टॉयज पर जाती है। टॉयज। वह जल्दी से वहां जाता है और ढेर सारे टॉयज उठाकर ले आता है। वह बेबी को टॉयज दिखाने लगता है, लेकिन बेबी का ध्यान टॉयज पर नहीं था, वह बस रो रही थी। उसे इस वक्त सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए थी। और वही मिहिर और रणधीर एक नन्हे से बच्चे को टॉयज से चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। रणधीर भी उसका साथ देता है, लेकिन बेबी बिल्कुल भी चुप नहीं होती। तभी वहां दादाजी आता है। दोनों को इस हालत में देखकर वह रुक जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? मिहिर और रणधीर पीछे मुड़ते हैं। दोनों के हाथों में टॉयज थे और वे अजीब अजीब शेप बना रहे थे। दादाजी उसके पास आकर पूछते हैं, बेबी रो क्यों रही है? मिहिर परेशान होकर कहता है, दादाजी पता नहीं क्या हो गया है, हम टॉय भी दिखा रहे हैं लेकिन ये चुप ही नहीं हो रही, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रेया अभी भी बेहोश है। दादाजी अपना सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ओ गॉड, एक बनने वाला फादर है और एक बन चुका है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि बच्चे को कैसे संभालते हैं। मिहिर और रणधीर दोनों शर्मिंदगी में अपने सिर खुजलाने लगते हैं। दादाजी आगे बढ़ते हैं और बेबी को अच्छे से कवर करते हैं और उसे अपनी गोद में ले लेते हैं और कहते हैं, ओह क्यों रो रही हो तुम?
क्या हो गया मेरे बच्चे को? वह बेबी को धीरे धीरे इधर उधर घुमाने लगता है। कुछ ही देर में बेबी चुप हो जाती है। तभी नज़ आ जाती है, सर अब बेबी को दूध पिलाना होगा, प्लीज़ आप सब बाहर जाइए क्योंकि मदर अभी बेहोश हैं। दादाजी सिर हिलाता है और बेबी नस को दे देता है। नस बेबी को लेकर श्रेया के पास चली जाती है और वह तीनों कमरे से बाहर आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाजे के बाहर दादाजी दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रणधीर तुम फादर बन चुके हो और मिहिर तुम बनने वाले हो, लेकिन अगर तुम दोनों ऐसे ही रहोगे तो फादर कैसे बनोगे? मिहिर धीरे से कहता है, दादाजी मैं सब सीख लूँगा। दादाजी बोलते हैं, हाँ आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। रणधीर को थोड़ी छूट है क्योंकि वो अभी कोमा से बाहर आया है, लेकिन मिहिर तुम्हें तो अभी से सीखना पड़ेगा। अब आगे मिहिर बोलता है, दादाजी मैं सब ठीक सीख लूँगा। तभी दादाजी बोलता है, हाँ आज से ही तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है। रणधीर तुम्हें मैं 2 दिन के बाद सब बताऊंगा, लेकिन मिहिर तुम्हें तो मुझे अभी से सिखाना पड़ेगा। रणधीर को इसलिए छूट मिल रही है क्योंकि अभी अभी वो इतने बड़े ट्रॉमा से बाहर निकला है। लेकिन मिहिर तुम्हारी तो मैं अभी से क्लास लगाऊंगा। मिहिर बोलता है, ठीक है आप जो बोलेगी वो मैं करूँ लूँगा। दादाजी कहते हैं, हाँ गुड चलो अब मेरे साथ, ये बोलकर वो वहाँ से मिहिर को ले जाते हैं और उसे सब चीज़ें बताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रणधीर जंग डोर के पास ही खड़ा हुआ था और वह वेट कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद डोर ओपन होता है। रणधीर अभी भी डोर के बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही डोर ओपन होता है तो वो नस बाहर आती है। नस बाहर आते ही रणधीर पूछता है, क्या उसे होश आ गया? नस रणधीर की ओर देखती है और बोलती है, जी हाँ उन्हें होश आ चुका है, आप उन्हें मिल सकते हैं। ये सुनकर रणधीर बहुत ही खुश हो जाता है और वह जल्दी से रूम का डोर ओपन ही करने वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है। पता नहीं अचानक से उसे क्या होता है, वो वहीं पर रुक जाता है और डोर की ओर देखता है और फिर वह सोचता है वह क्या मुंह लेकर जाएगा श्रेया के पास। वो वहीं पर स्टैंड रह जाता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वही वह नर्स नीचे जाती है और उन सबको भी बता देती है कि पेशेंट को होश आ चुका है। जैसे ही मिहिर और दादाजी और घर के बाकी लोग ये सब सुनते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह जल्दी से रूम की ओर आने लगते हैं। वो जल्दी से रूम की ओर आते हैं। मिहिर देखता है कि रणधीर डोर के पास खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे, वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मिहिर जल्दी से जाता है अंदर और डोर को ओपन कर देता है और वह जैसे ही अंदर जाता है तो वह श्रेया को देखता है, जिनके पास बेबी भी सोए हुई थी और वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। मिहिर श्रेया को देखता है, वही श्रेया जैसे ही मिहिर को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके फेस पर एक स्माइल थी। मिहिर जल्दी से जाता है और बोलते हैं, हे तुम रो क्यों रही हो? श्रेया अपना हाथ आगे करके कहती है, आप इधर आओ। मिहिर फिर जल्दी से श्रेया के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। श्रेया कहती है, अब आप परेशान होना बंद करो, मैं ठीक हूँ। मिहिर कहता है, तुमसे किसने कह दिया कि मैं परेशान हूँ? श्रेया कहती है, किसी के कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मुझे, वो आपके चेहरे पर दिख जाता है। मिहिर फिर श्रेया से दूर होता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? श्रेया कहती है, हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद दादाजी भी रूम के अंदर आ जाते और ऑलमोस्ट सभी लोग अंदर आ जाते हैं सिवाय रणधीर को छोड़कर। और सभी लोग श्रेया से पूछते हैं कि वह कैसी है। श्रेया सबको स्माइल के साथ देखती है और कहती है वो बहुत खुश है और सबको अपनी बेबी को भी दिखाती है। भाई देखो ये कितनी प्यारी है। मिहिर श्रेया को देखता है जिनकी गोद में बेबी थी। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ ये बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह लिटिल प्रिंसेस। ये सुनकर श्रेया स्माइल करने लगती है। रीति फिर डोर की ओर देखती है कि अभी यहाँ पर रणधीर नहीं है। रीति फिर बाहर जाती है तो देखती है कि रणधीर वही खड़ा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। रीति रणधीर के पास जाती है और कहती है, भाई क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? रणधीर जल्दी से रीति की ओर देखता है और उसे हक करता है और बोलता है, रीति मुझे बहुत डर लग रहा है। रीति कहती है, क्या हुआ, आप डर क्यों रहे हो? रणधीर बोलता है, मैं कैसे जाऊंगा उसके सामने, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। रीति समझ सकती थी कि इस वक्त उसका भाई क्या फील कर रहा है। फिर वह एक गहरी सी सांस लेती है और फिर वो रणधीर का हाथ पकड़ती है और कहती है, भाई चलिए। रणधीर कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकता उसके सामने, मैं क्या बोलूँगा उसे, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने हाथ को पीछे खींचने लगता है, लेकिन रीति रणधीर का हाथ पकड़कर डोर को ओपन कर देती है और रणधीर को अंदर लेकर आती है।
रणधीर ज्यादा फोर्स का यूज नहीं कर रहा था क्योंकि उसे रीति को देखकर यह पता चल चुका है कि रीति प्रेग्नेंट है और अगर उसने ज्यादा फोर्स का यूज किया तो कहीं भी डिसबैलेंस होकर गिर ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसीलिए रणधीर फोर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा था। वो थोड़ा सा ही अपने हाथों को पीछे खींच रहा था क्योंकि वो रीति को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए। वही रूम के अंदर सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से सभी लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि सभी की नज़रें रणधीर पर पड़ती है। जिसे रीति अंदर लेकर आ रही थी, सभी लोग चुप हो जाते हैं और श्रेया की ओर देखते हैं। श्रेया जो बेबी से खेल रही थी, अचानक वह भी रुक जाती है और उसकी नज़रें भी सामने की ओर जाती है। जैसे ही वह सामने देखती है तो वह उधर ही देखने लगती है, जो कि चुपचाप अपने फेस को नीचे किए हुए था। और श्रेया बिना देखे ये बता सकती थी कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि आंसू इतने ज़्यादा आ रहे थे कि उसे पूरे फेस पर फैल चुके थे। श्रेया कुछ भी नहीं बोलती, फिर सब लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। मिहिर कुछ बोलने नहीं वाला था, लेकिन तभी दादाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वहां से उसे लेकर जाते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को बाहर चलना चाहिए। कुछ देर इन्हें बात करने देना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है इनके बीच उसे सॉर्ट आउट करने देना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रीति भी वहां से चला जाती है। इसके बाद रूम में अब सिर्फ साइलेंस था क्योंकि रूम में श्रेया थी और रणधीर था, वो बस दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी अचानक से बेबी रोने लगती है, जिससे श्रेया और रणधीर दोनों का ध्यान ही बेबी पर जाता है। बेबी बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। रणधीर बोलता है, बेबी रो रही है। श्रेया कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी इसे चुप करती हूँ। इसके बाद श्रेया बेबी को चुप कराने लगती है। वही रणधीर बस उन्हें देख रहा था। लगभग 15 मिनट के बाद वो बेबी आराम से चुप होकर सो जाती है। रणधीर और श्रेया दोनों ही बेबी की ओर देखते हैं। बेबी सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी और वो दोनों ही बस उसे दिखते जा रहे थे। इसके बाद श्रेया उसे अच्छे से सुला देती है। सुलाने के बाद वह रणधीर की तरफ देखती है। रणधीर बहुत ही बेबस और मायूस सा चेहरा लिए बैठा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, आंखें जमीन पर टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले या फिर श्रेया का सामना कैसे करे। श्रेया कहती है बोलते, रणधीर, लेकिन रणधीर अब भी ऊपर नहीं देखता। फिर श्रेया थोड़ी सख्ती से कहती है, रणधीर, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। रणधीर बहुत मुश्किल से अपना चेहरा ऊपर उठाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वह श्रेया को देखता है। श्रेया कहती है, यहाँ आओ। रणधीर बहुत झिझकते हुए और डरते हुए श्रेया के पास चला जाता है। श्रेया कहती है, यहाँ बैठो। रणधीर खुद को देखता है, फिर धीरे से सिर में हिला देता है। श्रेया गुस्से में कहती है, मैंने कहा बैठो। श्रेया की गुस्से भरी आवाज सुनकर रणधीर डर जाता है और जल्दी से बैठ जाता है। श्रेया उसकी तरफ देखती है और कहती है, अब मेरी तरफ देखो। रणधीर फिर से श्रेया की ओर देखता है। उसका चेहरा फिर नीचे झुक गया था, लेकिन श्रेया की नज़रों को महसूस कर वह फिर से चेहरा ऊपर करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। फिर रणधीर बोलता है, मैं इसके आगे, लेकिन वह आगे कुछ नहीं बोल पाता। श्रेया कहती है, मैं क्या? हाँ बोलो, मैं क्या? रणधीर बहुत धीरे से कहता है, सॉरी। जैसे ही रणधीर यह शब्द बोलता है, श्रेया गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है, सॉरी? तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं? बताओ, मैं क्या करूं? हर बार तुम यही करते हो, सॉरी सॉरी सॉरी। गलती की मैंने, सॉरी। माफ कर दो, माफ कर दो। मैं क्या करूं? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं मैं? तुम हर बार गलती करके बस सॉरी बोल देते हो। क्या सॉरी से उन सारे पलों की भरपाई हो सकती है जिन पलों में मैं रोई हूँ? अब आगे। श्रेया कहती है, सॉरी सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? श्रेया की आवाज़ टूट रही थी। बताओ मुझे, मैं क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? क्या उससे वो हर दर्द चला जाएगा जो मैंने झेला है? वो सारी रातें जब मैं रोकर सोई थी, जब मैं इस हालत में तुम्हें देखती थी और मुझे समझ ही नहीं आता था कि तुमने ऐसा क्यों किया। रणधीर उसकी तरफ देखता है, आंखों में पछतावे की गहराई थी। और फिर कहता है, अगर मैं वो सब नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता? इस बेबी का क्या होता? मैं तुम दोनों को खो नहीं सकता था। मेरी गलती की वजह से तुम पहले ही इतना कुछ सह चुकी हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम और दर्द सहो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। उस दिन मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, मैं रुक नहीं सका। ये कहते कहते दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रणधीर आगे बढ़कर श्रेया के गालों से गिरते आंसू पोंछ देता है। श्रेया भारी आवाज में कहता है, तो अब क्या करोगे तुम? रणधीर का सिर झुक जाता है और वह कहता है, मुझे नहीं पता,
मैं क्या करूँगा। बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें और अपने इस बेबी को खुश देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे इस बच्चे पर हक भी है या नहीं, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ। वो हिम्मत जुटाकर आगे कहता है, प्लीज़ क्या तुम मेरी सारी गलतियाँ भूलकर मुझे एक मौका नहीं दे सकती। प्लीज़, मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। श्रेया सकी तरफ देखे बिना चुप खड़ी रहती है। रणधीर जानता था श्रेया ने एक बार कहा था कि वो रणधीर को अपनी जिंदगी में दोबारा कभी जगह नहीं देगी। वो खुद को एक और रिजेक्शन के लिए तैयार कर चुका था। उसने तय कर लिया था अगर आज भी उसे ठुकराया गया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि श्रेया उसे देखकर हर बार अपना दर्द याद करे। कई पल बीत जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। रणधीर धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाता है और जो वो देखता है उससे उसकी सांसें थम जाती हैं। श्रेया रो रही थी, खामोशी से, बुरी तरह। श्रेया, रणधीर घबरा जाता है। तुम रो क्यों रही हो? वह जल्दी से उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है, प्लीज मत रो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन प्लीज ऐसे मत रो। लेकिन तभी अचानक श्रेया रणधीर को कसकर गले लगा लेती है। रणधीर पूरी तरह से सन्न रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। श्रेया फूट फूट कर रोने लगती है। रणधीर उसे थामे रखता है और उसको चुप कराते हुए कहता है, प्लीज श्रेया, शांत हो जाओ। काफी देर बाद श्रेया थोड़ा शांत होती है और खुद को उससे अलग करती है। आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी, और वह गुस्से से रणधीर को देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने? तुम चले जाओगे मुझे इस तरह छोड़कर? तुम्हें पता है जब तुम बेहोश थे उन 5 महीनों में मैंने कैसे जिंदगी काटी है? वह टूटे स्वर में आगे बोलती है, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अब तो बिल्कुल नहीं। फिर वह बेबी की तरफ देखती है और कहती है, देखो ये क्या बोल रहा है तुम्हारा डैड। ये हमें फिर से छोड़कर जाने की बात कर रहा है। हमें इससे बात ही नहीं करनी चाहिए, हम इसे माफ नहीं करेंगे। ये कहते हुए वह रणधीर को उठाने लगती है। रणधीर घबराकर उसे फिर से गले लगा लेता है और कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। बहुत मुश्किल से तुम्हें वापस पाया है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वह झट से बेड के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। प्लीज श्रेया, दोबारा कभी ये मत कहना कि मैं चला जाऊं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, मुझे लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूं। श्रेया गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझे या हमारे बेबी को छोड़ने की बात भी की ना, तो मैं सच में तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। रणधीर जल्दी से खड़ा होकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, नहीं कभी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। श्रेया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह भी उसे थाम लेती है। अपने मन में वह सोचती है, मैं जानती हूँ तुम्हें माफ करना मेरे लिए आसान नहीं था। श्रेया फिर गहरी सांस लेकर आगे कहती है, लेकिन अब मैं अपनी बेबी और अपनी जिंदगी को एक पीसफुल लाइफ की तरह जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। हाँ, मुझे तुम्हें बहुत सी बातों के लिए माफ करने में समय लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी सी बेबी अपने फादर के बिना बड़ी हो। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। मुझे पता है लोग क्या कहते हैं जब किसी के डैड या मॉम नहीं होते। मैं समझ सकती हूँ कि एक सिंगल मदर होना कितना मुश्किल होता है। मैं अपनी बेबी को कभी भी वो सब फेस नहीं करने दूंगी। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर श्रेया धीरे से रणधीर से अलग होती है। रणधीर नरमी से कहता है, अब तुम रेस्ट करो, अभी तुमने इतना रोई हो, थक गई होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, ठीक है? श्रेया हल्का सा सिर हिला देती है। रणधीर उसे अच्छे से बेड पर लिटाता है, ब्लैंकेट ठीक से ओढ़ा देता है। फिर वह बेड के पास सो रही बेबी को देखता है। नींद में वह और भी प्यारी लग रही थी। रणधीर के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। वह झुककर बेबी के माथे पर हल्का सा किस करता है और कहता है, गुड नाइट माय प्रिंसेस। फिर वह कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, अचानक सामने मिहिर को खड़ा देखकर चौंक जाता है और कहता है, मिहिर आपने तो मुझे डरा दिया। मिहिर शांत स्वर में बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों साथ साथ चलते हैं। मिहिर उसे अपने स्टडी रूम में ले जाता है। कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करता है और फिर मिहिर सीधे पूछता है, क्या श्रेया ने तुम्हें माफ़ कर दिया? रणधीर सिर झुकाकर हाँ में सिर हिला देता है। मिहिर कहता है, ओह ठीक है,
रणधीर हिम्मत करके बोलता है, मिहिर, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मिहिर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जो तुमने मेरे बहन के साथ किया है, उसके लिए कभी नहीं। रणधीर शांत स्वर में कहता है, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी माफ नहीं करता, लेकिन मैं बस श्रेया और अपनी बेबी की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मिहिर सख्ती से उसकी ओर देखता है और कहता है, मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। भले ही श्रेया ने तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तुम यहाँ रह सकते हो श्रेया के साथ। फ्यूचर में तुम दोनों की शादी होगी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बहन कहीं नहीं जाएंगी। उसकी आवाज़ और सख्त हो जाती है, अगर तुमने एक बार भी मेरे बहन को हट किया तो तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। रणधीर तुरंत बोलता है, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी उसे हट नहीं करूँगा। अब से वो दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आप भी मुझे माफ़ कर देंगे। मिहिर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि उस दिन तुमने मेरे बहन की जान बचाई थी, वरना मैं तुम्हें इस घर में कदम भी नहीं रखने देता। और मुझे पता है कि श्रेया तुमसे कहीं न कहीं प्यार करने लगी है। वह चेतावनी भरे लहजे में आगे कहता है, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की आंखों में दोबारा आंसू आए तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा, तुम्हें जान से मरने से पहले। रणधीर गंभीरता से कहता है, मैं वादा करता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मिहिर हल्का सा सिर हिलाता है, वेरी गुड, क्योंकि अगली मिस्टेक के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। मिहिर जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने एक मेड खड़ी होती है। मास्टर, आपको बड़े मास्टर नीचे बुला रहे हैं। ठीक है, कह दो मैं आ रहा हूँ। मेड चली जाती है। मिहिर रणधीर से कहता है, चलो। दोनों नीचे आते हैं। हॉल में पूरा परिवार बैठा होता है। मिहिर अपने दादाजी के पास जाकर कहता है, दादाजी, आपने मुझे बुलाया। दादाजी उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हैं और कहते हैं, कहीं तुमने इसे डराया तो नहीं? नहीं दादाजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादाजी उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। फिर वह रणधीर को बुलाते हैं। रणधीर आगे आता है। दादाजी उसका हाथ पकड़कर पूछते हैं, बताओ, क्या मेरे बेटे ने तुम्हें डराया? रणधीर कहता है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। दादाजी सिर हिलाता है, ठीक है, देखो, हम तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सुधारने का एक मौका ज़रूर दे सकते हैं। वह गंभीर स्वर में आगे कहते हैं, अब से श्रेया और उसके बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मुझे शिकायत का ज़रा सा भी मौका मिला तो मैं मिहिर को नहीं रोकूंगा। रणधीर झुककर कहता है, मैं वादा करता हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं अपने आप से ज़्यादा उनका ख्याल रखूंगा। दादाजी हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, वेरी गुड, अब जाओ, तुम भी आराम करो, तुम भी काफ़ी देर से खड़े हो। रणधीर सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे, रणधीर जब रूम में आता है तो देखता है कि उसकी प्यारी सी प्रिंसेस और श्रेया दोनों सोए हुए थे। रणधीर उन्हें देखकर स्माइल करता है और फिर वो भी सोफे पर जाकर लेट जाता है। क्योंकि उसके पैरों में और सर में दर्द हो रहा था तो वो भी बैठ जाता है, वहां जाकर आराम से लेट जाता है। वहीं नीचे मिहिर कहता है, रीति तुम भी आराम करो जाकर, काफ़ी देर हो गई है, आराम नहीं किया, चलो। रीति कहती है, ठीक है। इसके बाद मिहिर जाता है और रीति को अच्छे से पकड़ता है और उसे रूम में लेकर आता है। रीति जैसे ही रूम में आती है तो मिहिर को हक करती है और बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ आज। मिहिर कहता है, वो तो मैं भी खुश हूँ, चलो जल्दी से तुम लेट जाओ, आराम करो। रीति कहती है, आप हमेशा मुझे सुलाते रहते हो। मिहिर उसको अच्छे से बेड पर लेटता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, वो मैं तुम्हें इसलिए सुलाता रहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम या तो खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी या फिर बेबी को। रीति उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है। वही मिहिर फिर रूम से बाहर आता है और अपना काम करने के लिए चला जाता है। अब हम इवनिंग का सीन देखने हैं। इवनिंग हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने काम करके वापस घर लौट चुके थे। रीति हॉल में बैठी हुई थी और वह अपने बेबी से बातें कर रही थी। तभी वहां पर दादाजी आते हैं और कहते हैं, रीति श्रेया को जाकर एक बार देख आओगी। रीति उठती है और वो श्रेया के रूम में आती है तो देखती है कि श्रेया तो अभी भी सोई हुई है। तभी उसकी नज़र अपने भाई पर जाती है जो उठा हुआ था और वह लैपटॉप में कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था। रीति उनके पास जाती है और बोलती है, भाई क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो? रणधीर जब रीति को देखता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है, रीति कैसी हो तुम?
रीति कहती है, मैं ठीक हूँ। रणधीर कहता है, और लिटिल बेबी? रीति कहती है, लिटिल बेबी भी बहुत अच्छा है। ये बताओ कि आप क्या कर रहे थे? रणधीर कहता है, रीति मुझे अपने और अपने बेबी का खर्चा उठाना है, भले ही मैं यहाँ रहूँगा लेकिन मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। मेरी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, मेरी बेबी की भी और श्रेया की भी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे किसी के आगे ये बोलना पड़े कि मुझे कुछ पैसे चाहिए या कुछ और चीज़ें भी। मैं अपने दम पर अपनी बेबी और श्रेया का ख्याल रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक जॉब को तलाश कर रहा था। रीति कहती है, वाह बहुत अच्छी बात है, चलो मैं भी आपके साथ ढूंढती हूँ। रणधीर बोलता है, नहीं रीति तुम्हें आराम करना चाहिए। रीति मुंह बनाते हुए कहती है, आह सब लोग मुझे यही बोलते हैं लेकिन मुझे भी तो काम करना है। मैं थक गई हूँ अब आराम कर करके, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। रणधीर कहता है, रीति तुम काम करना लेकिन अभी तुम्हारा रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम काम करोगी तो तुम्हें स्ट्रेस होगा और तुम्हें स्ट्रेस होगा तो हमारी बेबी को भी होगा। रीति हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ ये तो है। रणधीर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जाओ और अच्छे से आराम करो। ओके, रीति कहती है, ठीक है। वैसे भी अब इवनिंग हो चुकी है और खाने का टाइम भी हो गया है। चलिए हम सब खाना खाते हैं, मैं श्रेया दी को भी उठा देती हूँ। ये कहकर रीति धीरे धीरे बैग की तरफ जाती है और अपनी प्यारी आवाज में कहती है, दी उठो ना। असल में श्रेया सोई ही नहीं थी। रीति के कमरे में आते ही उसकी आंख खुल गई थी। वह बस चुपचाप लेटी हुई सब बातें सुन रही थी कि आखिर रणधीर क्या बात करेगा। जैसे ही उसे एहसास होता है रीति उसके पास है तो वह तुरंत ही अपनी आंखें खोल देती है। रीति हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, दी आप उठ गई? श्रेया अपनी धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ री मैं उठ गई हूँ। रीति फिक्र करते हुए कहती है, दी आपके लिए रूम में खाना लेकर आऊँ क्या? श्रेया कहती है, हाँ अभी ज्यादा बैठा नहीं जाएगी। रीति कहती है, ओके दी आप यहीं रहिए, मैं सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। तभी रणधीर कहता है, नहीं रीति तुम रहने दो, मैं लेकर आता हूँ। रीति थोड़ा मायूस होकर कहती है, लेकिन मुझे तो आप सबके साथ खाना खाना था। रणधीर उसे समझाते हुए कहता है, रीति जब श्रेया पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे एक साथ। रीति कहती है, ओके भाई। फिर रणधीर रीति का हाथ थाम लेता है और उसे बहुत संभल कर नीचे की ओर ले जाने लगता है, क्योंकि रीति अब 7 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट थी। इसलिए रणधीर हर कदम बहुत धीरे रख रहा था। हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि मिहिर भी वहां आ चुका था। मिहिर फ्रिक से कहता है, री तुम ठीक हो? रीति मुस्कुराकर कहती है, हाँ। रणधीर रीति को सोफे पर बैठा देता है और फिर उसके पूछता है, श्रेया के लिए खाना? मिहिर उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैंने मेड से बोल दिया है, उसके लिए खाना बना रही है। इतने में मेड ट्रे लेकर आ जाती है। रणधीर आगे बढ़कर कहता है, मुझे दे दीजिए। और फिर वह ट्रे लेकर श्रेया के कमरे की ओर चला जाता है। दादाजी उसे जाते हुए देखते हैं और गहरी सांस लेकर कहते हैं, मिहिर मुझे यकीन है कि अब हमारी श्रेया की जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। मिहिर गंभीर स्वर में कहता है, हाँ दादाजी मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन अगर उसने मेरी बहन को फिर से हर्ट किया ना। दादाजी बीच में ही कहते हैं, मिहिर शांत हो जाओ, वो अब ऐसा नहीं करेगा, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। मिहिर सिर झुकाकर कहता है, हाँ दादाजी मैं जानता हूँ, बस ऐसे ही बोल रहा था। तभी रीति नमासूमियत कहती है, मुझे खाना खाना है, मुझे भी तो भूख लगी है। मिहिर उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, ओके। फिर वह रीति का हाथ थाम और उसे डाइनिंग टेबल तक लेकर आता है। लेकिन रीति जैसे खाने की तरफ देखती है और तुरंत मुंह बना लेती है और कहती है, नहीं मुझे ये नहीं खाना। मिहिर ने चौंक कर पूछा, रीति क्या हुआ? रीति झुंझलाकर कहती है, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे कुछ खट्टा चाहिए, एकदम स्पाइसी सा। सॉरी छोटा चैप्टर देने के लिए, लेकिन बहुत नींद आ रही है। अब आगे। रीति झुंझलाकर कहती है, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे कुछ खट्टा चाहिए, एकदम स्पाइसी सा। मिहिर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, रीति तुम ये नहीं खा सकती हो। रीति रोने जैसा मुंह बनाकर दादाजी की ओर देखती और कहती है, दादाजी देखिए ना, ये मुझे खाना नहीं खिला रहे, मुझे टेस्टी खाना चाहिए, ये तो बहुत बोरिंग है। दादाजी मिहिर की ओर देखते और कहते हैं, मिहिर इसे जो खाना है वो मंगवा कर दो, तुम जानते हो ना प्रेगनेंसी में कुछ खाने का मन नहीं करता। मिहिर गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ दादाजी मैं जानता हूँ,
लेकिन ये इसकी सेहत के लिए। रीति लगभग रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे वही खाना है। आखिरकार मिहिर हार मान जाता है और कहता है, ओके ओके, रोना बंद करो, मैं मंगवा रहा हूँ। फिर वह मेड की ओर देखकर कहता है, जाओ, जो ये बोल रही है सब लेकर आओ। मेड ने सिर हिलाया, ओके सर। करीब 15 मिनट बाद मेड वापस आती है। रीति ने जो जो डिमांड की थी सब कुछ टेबल पर सजा हुआ था। रीति की आंखें चमक उठती हैं खाने को देखकर और वह तुरंत खाने लगती है, एकदम जल्दी जल्दी, पूरे मन से। मिहिर बस उसे देखता है और उसके चेहरे पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दादाजी जल्दी से खाना खत्म करते हैं और उठते हुए कहते हैं, मैं अब जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना खाना देख लो। वैसे आज मोहित और प्रिया घर नहीं आए हैं। मिहिर कहता है, हाँ दादाजी, वो किसी काम से बाहर गए हैं, उनके दोस्त की वेडिंग है, इसलिए आज वहीं रुकेंगे। दादाजी अपना सिर हिलाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। मिहिर अब भी टेबल पर बैठा था और रीति को देख रहा था। जिस तरह वह ठूस ठूस कर खाना खा रही थी। मिहिर उसे हल्के से टोकते हुए कहता है, रीति स्लो डाउन। रीति मुंह भरे भरे कहती है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वह खाना खत्म करने के बाद अपने पेट पर हाथ रखती और मुस्कुराकर कहती है, बेबी देखा, कितना टेस्टी खाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तो मैं रोज यही खाऊंगी। मिहिर हंसते हुए कहती है, रीति। रीति आंख दिखाते हुए कहती है, आप मुझे रोक नहीं सकते, अगर रोका ना तो मैं दादाजी से शिकायत कर दूंगी। मिहिर कहता है, ओके ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी। थोड़ी देर बाद मिहिर कहता है, अब चलो। रीति उठती है लेकिन 2 कदम चलते ही रुक जाती है और कहती है, नहीं, मुझसे नहीं चला जा रहा। मिहिर जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ रीति, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? रीति अपनी मासूम आवाज में कहती है, प्लीज मुझे कैरी कर लीजिए ना, मुझसे चला नहीं जा रहा है। मिहिर उसे झुककर अपनी गोद में उठाता है और तभी एक बॉडीगार्ड आकर उसको इन्फॉर्म करता है कि उससे मिलने के लिए एक लेडी आई है। मिहिर उसकी बात सुनकर रीति को वही हाल के सोफे पर बैठा देता है और कहता है, रीति थोड़ी देर यहीं पर बैठो। रीति कहती है, ठीक है। और तभी वह बॉडीगार्ड अपने साथ एक लड़की को लेकर अंदर आता है। वह लड़की देखने में काफी अच्छी थी। उसने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे और उसके हाथ में एक फाइल थी। मिहिर औपचारिक मुस्कान के साथ कहता है, हाँ कहिए, आप मुझसे मिलना चाहती थी। लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, जी, मैं अदिति हूँ, ये फाइल आपके लिए लाई हूँ। वह फाइल आगे बढ़ाते हुए थोड़ी नज़दीक आ जाती है। मिहिर फाइल लेते हुए कहता है, ओह थैंक यू, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अदिति हल्के से हंसते हुए कहती है, आपसे मिलना हो तो परेशानी कैसे? उन दोनों की बातचीत और अदिति की हंसी दूर से सोफे पर बैठी रीति साफ देख रही थी। मिहिर का यूं मुस्कुराकर बात करना, उसका ध्यान से सुनना और उस लड़की का बार बार हंसना रीति के दिल में कहीं चुभ गया। रीति भरे हुए गाल फुलाते हुए अपने मन में कहती है, ये कौन है और ये मेरे मिहिर से ऐसे हंस हंस कर इतने प्यार से कैसे बात कर रही है? और ये हस्बैंड आज से पहले तो कभी किसी लड़की से ऐसे बात तो नहीं किए हैं, फिर इसको इतना भाव क्यों दे रहे हैं? ये सब सोचकर उसका चेहरा उतर जाता है। वह अपने हाथ पेट पर रखती है, फिर मिहिर की तरफ देखती है जिसकी नज़र अभी भी उस लड़की पर थी। रीति खुद से ही धीमी आवाज में कहती है, हद है, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। थोड़ी देर और देखने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाती। रीति जानबूझकर खांसती है, खांक। आवाज सुनते ही मिहिर पलटकर उसकी तरफ देखता है। रीति आंखें तरेरते हुए हल्की सी नाराजगी और मासूमियत मिलाकर कहती है, हस्बैंड मुझे पानी चाहिए। मिहिर उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड से कहता है, लाकर मैडम को पानी दे दो। रीति जैसे ही उसकी इस बात को सुनती है उसका मुंह बन जाता है और वह अपने मन में कहती है, अब ये पानी भी नहीं दे सकते, हद है, ये बदल गए हैं। वही मिहिर हल्का सा मुस्कुराता है और अदिति से कहता है, फाइल के लिए धन्यवाद, आगे की बात मेरी टीम आपसे कर लेगी। अदिति सिर हिलाकर मुस्कुरा देती है, ठीक है मिस्टर मिहिर, और वह वहां से चली जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, रीति कहती है, बहुत अच्छी है वो, और आप भी उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत खूबसूरत है ना? मिहिर हंसते हुए रीति के पास आता है और कहता है, हाँ खूबसूरत तो थी। वह तुरंत उसकी तरफ देखती है, आंखें तरेरकर कहती है, ओह मतलब सच में आपको खूबसूरत लगी? मिहिर बिल्कुल बेफिक्र होकर बोल देता है, हाँ अब खूबसूरत को खूबसूरत ही कहेंगे ना।
बस फिर क्या था, रीति का गुस्सा पूरी तरह बाहर आ जाता है। वह मिहिर की तरफ एक कदम बढ़ाती है, अपनी छोटी सी उंगली उसकी छाती पर टिकाती है और कहती है, तो फिर मुझे क्या बोलेंगे आप? मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं आपके सामने बैठी हूँ, फिर भी आप किसी और की खूबसूरती गिन रहे हैं। मिहिर उसकी हालत देखकर मुस्कुरा देता है। वह झुककर उसके बिल्कुल पास आ जाता है। रीति और चिढ़ते हुए उसकी नाक पर हल्की सी नोच मरती है और कहती है, हंसी मत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मिहिर हंसते हुए उसकी उंगली पकड़ लेता है और कहता है, अरे बाबा, तुम्हारा ये गुस्सा भी कितना क्यूट है, पता है। रीति तुरंत मुंह फेर लेती है और कहती है, क्यूट नहीं है, मैं नाराज हूँ। मिहिर धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाता है और बहुत प्यार से उसकी नाक पर उंगली से हल्की सी नोच टक करता है और कहता है, नाराज हो, पर दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत भी तो तुम ही हो। रीति उसे आंखें दिखाती है और कहती है, ज्यादा मक्खन मत लगाइए, अभी अभी किसी और को खूबसूरत बोल चुके हैं। मिहिर मुस्कुराकर उसके माथे से अपना माथा टिका देता है और कहता है, वो खूबसूरत थी, लेकिन तुम मेरी हो, और मेरी दुनिया में सबसे ऊपर सिर्फ तुम हो। रीति की नाराजगी धीरे धीरे पिघलने लगती है, लेकिन वह झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तो फिर पानी बॉडीगार्ड से क्यों मंगवाया? मिहिर हल्की हंसी के साथ कहता है, क्योंकि अगर मैं खुद पानी देने आ जाता तो तुम कहती सबके सामने इतना प्यार दिखाने की क्या जरूरत थी। रीति उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कुरा देती है, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोलती है, लेकिन अगली बार पानी आप ही देंगे। मिहिर सिर झुकाकर मुस्कुराता है और कहता है, आदेश स्वीकार है मैडम। रीति उसकी बांह पकड़ते हुए धीरे से कहती है, और हाँ, याद रखिए आप सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं। मिहिर मुस्कुराकर उसके पास झुकता है और प्यार से कहता है, और ये मिहिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है, ठीक है, स्माइल। अदिति के जाते ही रीति मिहिर की तरफ देखती है और फिर धीरे से उसकी बांह पकड़ लेती है और मुंह फुलाकर बच्चों वाली आवाज में कहती है, आपको पता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मिहिर जानबूझकर मासूम बनते हुए पूछता है, क्या अच्छा नहीं लगा? रीति उसकी बांह और कसकर पकड़ लेती है और कहती है, वो ऐसे हंस रही थी, और आप भी ऐसे ऐसे देख रहे थे। वह आंखें सिकोड़कर मिहिर को घूरती है। मिहिर हंसते हुए उसके सामने झुक जाता है। ऐसे ऐसे मतलब कैसे? रीति तुनक कर कहती है, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से। फिर वह अचानक अपना सिर मिहिर के सीने से टिका देती है और बड़बड़ाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप सिर्फ मेरे हैं। मिहिर का दिल पिघल जाता है। वह प्यार से रीति के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता है, और तुम्हें जलते हुए देखना मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। रीति तुरंत सिर उठाकर बोलती है, मैं जल नहीं रही। मिहिर हंस पड़ता है, अच्छा, तो फिर ये जो मेरी शर्ट पकड़कर बैठी हो, ये क्या है? रीति अपनी उंगलियां देखती है, फिर और जोर से पकड़ लेती है और कहती है, ये मेरी सिक्योरिटी है। मिहिर हल्का सा झुककर उसकी नाक पर उंगली रख देता है और कहता है, रीति सुनो, दुनिया में चाहे कोई भी आए, मेरी नज़र हमेशा तुम्हें ही ढूंढेगी। रीति की आंखें चमक उठती है, लेकिन वह फिर भी मुंह फुलाकर कहती है, तो फिर मुझे कैरी क्यों नहीं कर रहे? अभी भी मुझसे चला नहीं जा रहा। मिहिर बिना कुछ बोले मुस्कुराता है और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लेता है। रीति खुश होकर उसके गले में हाथ डाल देती है और फुसफुसाकर कहती है, देखा, अब अच्छा लग रहा है। मिहिर चलते चलते धीरे से कहता है, मैडम, जलन आपके चेहरे पर बहुत सूट करती है। रीति हंसते हुए उसकी छाती पर हल्की सी चपत मारती है, ज्यादा मत बोलिए, वरना फिर से दादाजी से शिकायत कर दूंगी। मिहिर मुस्कुराकर जवाब देता है, ओके बॉस, आप जीतो, मैं हारा। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज का ये प्यारा सा और स्वीट सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रेड हार्ट।